नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, मुद्दा धर्मांतरण का है। और इसी धर्मांतरण को लेकर एक नाम इन दिनों आप खूब खबरों में सुन रहे होंगे, जो सुर्खियों में छाया हुआ है। नाम है छांगुर बाबा का। और छांगुर बाबा को लेकर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जोरों पर चल रही है, छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस और एसटीएफ लगातार इस पूरे मामले में ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। तो आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे जैसे कि रशीद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा का एक ऐसा गुर्गा जो उनके पीछे से इस रैकेट को चला रहा था। यानी छांगुर की गिरफ्तारी के बाद भी धर्मांतरण का ये खेल जारी रहा। अब उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है हालांकि। और इसी फेरिस्त में एक और बड़ा खुलासा किया गया है, वो ये कि छांगुर बाबा जो कि धर्मांतरण का ये गंदा खेल पता नहीं कब से खेल रहा था, वो अपने आप को आरएसएस का मेंबर बताता था। जी हाँ, हैरान करने वाली बात ये होगी आप सबके लिए, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा है। लेकिन छांगुर बाबा अपने आप को आरएसएस का मेंबर बताता था। बतौर एक ऐसी फर्म उसने बनाई और उसका वो खुद को अध्यक्ष बताता था, उसका सुपर लीडर बताता था। और जब भी कभी अधिकारियों से बातचीत होती या ऐसे कभी उठना बैठना होता, तो वो उसी संस्था का जिक्र किया करता था। और तो और अपनी बात की जो विश्वसनीयता थी, उसे और पुख्ता करने के लिए उसने उसका एक केंद्र जो है वो नागपुर में भी खुलवाया, उसी संस्था का। उसके बारे में तफसील से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से धर्मांतरण का ये जो रैकेट इस मास्टरमाइंड की तरफ से चलाया जा रहा था, उसमें खुद को बचाने के लिए भी कितनी लेयर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। और बताया ये भी जाता है कि ना सिर्फ खुद को ही आरएसएस का मेंबर बताता था, बल्कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका जो लेटर हेड इसने बना रखा था, उस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर का भी बाकायदा इस्तेमाल हो रहा था। अब समझिए कि बड़े पैमाने पर ये जो धर्मांतरण का खेल कर रहा था, इसे अब गिरफ्तार किया गया है। एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं। और जिस संगठन की मैं बात कर रही हूँ, उसका नाम रखा गया था भारतीय प्रतिनिधि सेवा संघ। तो इस नाम से एक संगठन बनाया गया और खुद को उसका मुखिया बताया गया। नागपुर में उसका फर्जी केंद्र स्थापित किया गया, और सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि आरएसएस से इनकी नजदीकी है। और इस संगठन की जो जिम्मेदारी है वो दी गई एक शख्स को, जो एक अन्य आरोपी है इदुल इस्लाम। तो इस संगठन को बनाया गया और इसका पूरा जो कामकाज था, जो देखरेख थी, वो इस्लाम की तरफ से की जा रही थी। और इस्लाम को भी ये पता था कि किस तरीके से एक धारणा जो है वो समाज में बनाई जानी चाहिए। तो अब रणनीतिक रूप से ही ये नाम जो है वो रखा गया, ताकि ये आरएसएस के जो है वो आसपास का लगे। और नागपुर में एक केंद्र भी बनवाया गया, ताकि वो अपनी बात को, उसकी विश्वसनीयता को ठीक ढंग से साबित कर पाए। तो ऐसा एक केंद्र बनाया गया। और जब भी कभी अधिकारियों से उसका मिलना होता था, कोई बातचीत होती थी, तो उसी संगठन का जिक्र किया जाता था। और एक फर्जी केंद्र का जिक्र किया जाता था, जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और ये भी आपको बता दें कि जिस तरीके से लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था, वो तकरीबन गरीब तबके की महिलाओं को टारगेट करता था। और एक चॉकलेट गैंग उसने बना रखी थी, जिसमें खूबसूरत लड़के, हैंडसम लड़के जो हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता था लड़कियों को फंसाने के लिए। और फिर उनसे ज़बरदस्ती जो है वो आयतें पढ़वाई जाती थी, ज़बरदस्ती उनका धर्मांतरण किया जाता था, निकाह कबूल कराया जाता था, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती थी। तो इस तरीके से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो फिलहाल जांच के अंदर हैं। और ना सिर्फ इस खेल को कुछ इस तरीके से चलाया जा रहा था, बल्कि इसमें विदेशी फंडिंग का भी पूरा मामला जो है वो सामने आया है। और इसीलिए अब ईडी भी इस पूरे मामले में जो है वो, ईडी भी एक पार्टी है। दूसरी तरफ एसटीएफ की जांच जो है वो लगातार जारी है। एटीएस भी लगातार इस पूरे मामले को देख रही है, क्योंकि पाकिस्तान से तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आतंक की नजर से भी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। और ईडी की तरफ से भी जांच पड़ताल पूरी की जा रही है। ईडी की तरफ से जो 100 करोड़ के लेन देन का पूरा मामला है, फिर चाहे वो यूएई से आए हों, पाकिस्तान से आए हों, कहाँ से फंडिंग हो रही थी, क्यों हो रही थी, आखिर क्यों अकाउंट में इतनी हलचल थी कि करोड़ों रुपए निकाले जा रहे हैं, करोड़ों रुपए उस अकाउंट में डाले जा रहे हैं, और क्यों दिए जा रहे थे, कहाँ उनका इस्तेमाल हो रहा था। इन तमाम चीजों को लेकर भी जांच के घेरे में है छांगुर बाबा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो एटीएस ने जो है वो एफआईआर दर्ज की है। विदेशी फंडिंग की मदद से आतंकवादियों के लिए कोई केंद्र बनाया जा रहा था, ऐसी साजिश रची जा रही थी कि आतंकियों को ट्रेनिंग के लिए एक केंद्र बनाने के लिए भी साजिश रची जा रही थी।
और विदेशी स्रोत जो हैं वो बताया जा रहा है कि 500 करोड़ के लेन देन का ये पूरा मामला, जिसमें ईडी अब जो है वो पूरी जांच कर रही है। इसके अलावा छांगुर के पास उत्तर प्रदेश जो 100 करोड़ का मैंने जिक्र किया, वो यूपी और महाराष्ट्र में 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज जो हैं वो थी उसके पास। और ये भी बताया जा रहा है कि इंक्रोचमेंट के भी कई मामले हैं, जैसे सरकारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना। तो ऐसे भी तमाम मामले हैं जिनकी जांच पड़ताल अब की जा रही है। और क्या क्या सबूत हैं उसमें, एक ईडी को छांगुर और उसके सहयोगियों से जुड़े 22 बैंक अकाउंट्स की भी जानकारी मिली है, जिसमें 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी 22 करोड़, कभी 12 करोड़, तो इस तरीके से उस अकाउंट में रकम न सिर्फ डाली जा रही थी बल्कि उसे निकाला जा रहा था। और मुंबई में एक कॉम्प्लेक्स बाकायदा खरीदा गया था। तो ऐसे तमाम दस्तावेज मिले हैं और जाहिर है कि ऐसी जो प्रॉपर्टीज मिली हैं वो कहाँ से इतनी रकम आ रही थी। इन तमाम चीजों को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से आरएसएस का इस्तेमाल हो रहा था और अपनी एक ऐसे संगठन को बनाया गया जिससे उनकी नजदीकी उस संगठन से साबित हो सके। एक ऐसा केंद्र नागपुर में स्थापित किया गया, क्योंकि आरएसएस का मुख्य केंद्र नागपुर में है। तो आप उससे जुड़े हुए हैं ये साबित करने के लिए आपने वहां पर भी एक केंद्र का जो है वो केंद्र के बारे में जानकारियां लोगों को दी हैं। और जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप अपने आप को आरएसएस का कार्यकर्ता बताते हैं। तो ऐसे में अधिकारियों से बचना उसके लिए बहुत आसान था, कोई उस पर शक ना करे, कोई उसे जांच के घेरे में ना ले। और कब से ये पूरा रैकेट चलाया जा रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। अब जब छांगुर बाबा गिरफ्त में है तो उसे लेकर ये तमाम खुलासे जो हो रहे हैं ये आगे, क्योंकि अभी ये सब जांच का विषय है। ये जो तमाम सवाल उठ रहे हैं ये सवाल हैं, इन सवालों के जवाब टीम्स खंगाल रही हैं, जिसमें धर्मांतरण का खेल, आतंकवाद का कोई लिंक, फंडिंग का मामला, पैसों की लेन देन का मामला, आतंकवाद के पनाहगार के रूप में क्या छांगुर बाबा आगे काम करने वाला था, जिस तरीके से ऐसे कोई सेंटर्स बनाए जाने थे। तो इन तमाम सवालों को खड़ा किया जा रहा है। जांच के बाद ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और आगे जवाब क्या मिलेगा जांच के बाद, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर और कितने गुर्गे हैं छांगुर के जो अभी भी शायद इस खेल को जारी रखे हुए हैं, जिसमें एक नाम रशीद का भी था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो और ऐसे कितने किरदार हैं जो इस घिनौने काम में लगे हुए हैं, और कितनी ऐसी मासूम बच्चियां हैं जो इस गिरोह की गिरफ्त में हैं, या कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो हिम्मत करके बाहर आई हैं और अभी भी उनका सामने आना बाकी है। ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में ही सामने आ पाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इजाजत दीजिए। अन्य तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करते रहिए और कमेंट सेक्शन में भी आप हमें जरूर बताइए कि कौन कौन से विषयों पर आप बातचीत करना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं। तो आने वाले समय में उन विषयों से जुड़े हुए वीडियोस भी जरूर आप तक रखेंगे। नमस्कार।